अयोध्या के कोठा परचा क्षेत्र में श्री बाल रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला का शुभारंभ हुआ, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भगवान श्री राम के जन्म की अत्यंत महत्वपूर्ण और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। नाटक निर्देशक डॉक्टर किशन सोनी ने बताया कि यह बाल रामलीला 51 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल बच्चे ही अभिनय करते हैं। बच्चे 1 माह से ही रिहर्सल कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर सोनी ने जानकारी देते हुए कहा कि रामलीला का अगला दृश्य सीता स्वयंवर का होगा। इसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की पहचान श्री राम और रामलीला से है, लेकिन यह दुखद की बात है कि आधुनिकता के दौर में रामलीला मंचन की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आज श्री बाल रामलीला समिति कोठा परचा है जो कि चौक में मनाई जा रही है और बहुत पुरानी रामलीला है जो यहाँ के बाल कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। ये कलाकार जो हैं हमारे सब इस मोहल्ले के अगल बगल के बच्चों द्वारा ही यहाँ की लीला, एक विशेषता है कि बच्चों द्वारा ही यहाँ की लीला की जाती है। आज प्रभु राम का जन्म हुआ, गोदी में भी हमारे छोटे से राम जी हैं, इनका जन्म हुआ और कल हमारे सामने सीता स्वयंवर होगा। इस रामलीला को लगभग 51 वर्ष हो चुके हैं और इस रामलीला की देन ये है कि यहाँ के जो हमारे पूर्वज हैं, इन्होंने बहुत छोटे स्तर से इस रामलीला की शुरुआत की थी और यह रामलीला आज अयोध्या नहीं बल्कि अगल बगल शहरों में अपना नाम कमा रही है यहाँ के कलाकारों द्वारा। और जैसा अभी मैंने बताया कि विशेषता यही है कि छोटे छोटे कलाकार जो हैं यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल करके आते हैं, स्कूल से कोचिंग से समय निकाल कर रिहर्सल 1 महीना पूर्व ही इसकी तैयारी करते हैं, रिहर्सल करते हैं, डायलॉग सीखते हैं। उसके बाद यहाँ की रामलीला आपके सामने 10 दिन की दिखाई जाती है। वर्षों से देखिए, ये अयोध्या जो है राम की जो नगरी है, ये पहचान रामलीला से है, जो आज देखने में अगर देखा जाए तो ये कम होती, दिन प्रतिदिन अब कम होती जा रही। कहीं पर्दे पे चलने लगी है, कहीं अब रामलीला का अस्तित्व अगर देखिए कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लोगों के पास समय नहीं है। हम लोग छोटे छोटे थे तो रामलीला देखने की जिद किया करते थे, लेकिन आज चूँकि पढ़ाई आधुनिकता के वेश ने ऐसा जकड़ लिया है कि बच्चा घर से बाहर ना निकलना चाहता है, ना देखना चाहता है। और जब देखे ही रहें, क्योंकि वो संस्कार जो रामलीला से या रामायण से हमको मिलता है वो अब धीरे धीरे कहीं पनपना बंद हो चुका है। इस रामलीला को दिखाने का मेरा मेन लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि हम किसी भी तरह राम की मर्यादा को, राम के त्याग को, राम के धैर्य को किसी तरह हम जनमानस में पहुंचा सकें। जैसे आज संयुक्त परिवार की व्यवस्था खत्म हो रही है, धीरे धीरे परिवार भ्रातृत्व प्रेम की व्यवस्था खत्म हो रही है। एक परिवार की व्यवस्था पूरी आप देखिए, एकाकी परिवार में हमारा समाज आ गया है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, ठीक है। एक ही घर में 4 चूल्हे हो गए हैं। वहाँ राम की मर्यादा पहुँचाने का एक लक्ष्य है कि किस तरह भाई के लिए भाई ने त्याग किया, एक माता के लिए त्याग किया, यही पहुँचाने का घर घर हमारा उद्देश्य है। अयोध्या में समाज सेवक शिव प्रसाद पांडे द्वारा दिए गए शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध बकरा मंडी को बंद कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने बकरा मंडी को बंद करा दिया, लेकिन दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख संतोष दुबे और शिकायतकर्ता मोहम्मद इरफान ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषी अधिकारियों अवैध बकरा मंडी को पुनः संचालित करने के लिए निष्फल प्रयास कर रहे हैं। अवैध बकरा मंडी का संचालन तजीमुल कुरैशी, अयोध्या, नियामा, फैजाबाद द्वारा किया जा रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने मंडी को बंद करा दिया, लेकिन दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। संतोष दुबे ने सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मांग की है कि दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए ताकि अवैध बकरा मंडी का संचालन ना हो सके। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो अवैध बकरा मंडी का संचालन पूरा शुरू हो सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट शिकायत पर उसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कार्रवाई किया। कार्रवाई करने अभी तक मंडी नहीं खुली है, मगर झूठ तरीके से वो लोग फर्जी तरीके झूठ बोल के यहाँ से परमिशन ले गए कि हमको बकरा वहाँ मर रहा है, ये जो कि वहाँ कोई बकरा नहीं है। फर्जी तरीके से रात में लोग बाजार लगाते हैं
और हम लोगों ने शिकायत किया तो हम लोगों को धमकी देते हैं कि आप लोग ज़्यादा बोलोगे तो बहुत बुरा होगा। इसलिए आज हम फिर यहाँ पे आए हुए हैं सिटी मेयर साहब के शरण में। हमने शिकायत किया, शिकायत करने के बाद साहब ने आश्वासन दिया कि कोई भी ऐसा बकरा मंडी नहीं खुलेगी। अच्छा, बकरा मंडी जब जो इसका ये लाइसेंस एक ज़माने से नहीं है, प्रक्रिया हम लोग ने किया मगर नगर निगम द्वारा कोई आदेश उस पर हुआ नहीं। कितनी बार इसको आप लोगों ने शिकायत पत्र हम लोगों ने बहुत बार दिया, हम लोगों ने बहुत ही दौड़ भाग की लाइसेंस के लिए, मगर कोई लाइसेंस मिला नहीं। और जो भी यहाँ पे शिकायत हम लोग दिया उस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई किया। नगर मजिस्ट्रेट महोदय को हमने दिया है। ये बकरा मंडी कंधारी बाज़ार में है जो अवैध है, पूरी तरह से अवैध है। विगत कई वर्षों से चल रही थी, इन्होंने आदेश करके उसको बंद कराया है तो बंद है, लेकिन चोरी छुपके अभी भी कभी कभी वहाँ गाड़ियाँ आ जाती हैं, उनमें से कुछ बकरे उतार दिए जाते हैं। उसकी रसीद भी मिली उनको जो काटा गया था, वो भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि कतई ये अवैध कार्य नहीं होने देंगे। कोई लाइसेंस नहीं है उसका, विदाउट लाइसेंस इतने दिनों से ये कई, हमको लगता है 2-3 दशकों से ये चल रहा था। तो फिलहाल तो बंद है। बगल में ही बच्चियों का विद्यालय है और भी तमाम वहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर हैं, और वहाँ इस तरह से ये जो बकरे ले जाए जाते हैं तो जाम लग जाता है। ट्रकों से आते थे और चूँकि उसका कोई लाइसेंस नहीं है, किसी विभाग का कहीं कोई लाइसेंस नहीं, तो यही शिकायत की गई थी। पूर्व में भी इन्होंने आदेश किया है बंद हो। आज फिर से कि उसमें बिल्कुल देख रेख रखी जाए। उन्होंने कहा भी कि हम बिल्कुल उसको दिखवाते रहेंगे, उसमें एक भी बकरा बकरी नज़र नहीं आएगी और बेचने वाले भी नज़र नहीं आएंगे, वो बंद रहेगा पूरी तरह से। उसी का शिकायती पत्र था ये। अयोध्या के नाका रायबरेली बाईपास स्थित सुंदर फ्लावर के बगल में ग्लैम हेवन मेकअप स्टूडियो यूनिसेक्स सैलून का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथिगण रणविजय सिंह ने फीता काटकर स्टूडियो का शुभारंभ किया। स्टूडियो के प्रोपराइटर नीरज सिंह ने बताया कि यहाँ महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए मेकअप, स्किन केयर, मसाज, हेयर कटिंग जैसी सुविधाएं कारीगरों द्वारा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ प्रदान की जाती है। शादी विवाह जैसे खास अवसरों पर दुल्हा दुल्हन के मेकअप की भी व्यवस्था है। नीरज सिंह ने बताया कि नवरात्रि के दौरान खास ऑफर चल रहा है जिसमें कम दरों पर सेवाएं उपलब्ध है। शुभारंभ समारोह में कई सम्मानित लोग जैसे दिव्यांग राकेश सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, साधना सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। ए से जेड तक सुविधाएं मिल जाएंगी आपको, हेयर कट से लेकर और फेशियल तक पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। और फीमेल की बात करें तो मेकअप से लेके आल टोटल है सब, ए से जेड तक पूरी सुविधाएं हैं। मेकअप में पूरा टोटल आल टोटल ही आ जाएंगे। कारीगर हैं, प्रोफेशनल कारीगर हैं यहाँ पे, सब बाहर के कारीगर हैं यहाँ पे नहीं, पूरे ब्रांड के O3 में ब्रांड में सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हम कहना चाहते हैं एक बार आप सेवा करते हैं, आइए यहाँ पे अपना एक बार ट्राई करिए, उसके बाद आप बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिलेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। क्या नाम आपका? लकी। कौन सी शॉप है? ग्लैम है स्टूडियो। ग्लैम हेवन मेकअप स्टूडियो है ये, रायबरेली ओवर ब्रिज के पास 20 मीटर हाईवे पे। इस पर सारी सुविधाएं जेंट्स लेडीज़ का स्पा मसाज या मतलब बाल कटिंग हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे है। सारी सुविधाएं डिस्काउंट के साथ सब कुछ उपलब्ध है यहाँ पे। अच्छी सेवाएं होंगी यहाँ पे, सारी पर्सनालिटी मिलेगी यहाँ पे। शायद हमारे सब बाहर के हैं अधिकतर सब लोग। अच्छे ब्रांड के सामान यूज़ होते हैं, क्रीम वगैरह जो कुछ भी है सब अच्छे ब्रांड के यूज़ होते हैं हमारे। शादी विवाह में आता है उनको मतलब अच्छा जो डिस्काउंट होगा हमारी तरफ से, पूरी फैसिलिटी दिया जाएगा, उसके लिए पूरी सुविधा होगी उनके लिए, लाने की ले जाने की हर एक चीज़ की सुविधा होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही इतना कहना चाहते थे हम। ज़्यादातर पे हमारे यहाँ डिस्काउंट है 10% 15% का डिस्काउंट हम लोग देंगे इसमें। अपनी जो भी सुविधाएँ हैं टोटल डिस्काउंट रहेगा हमारे यहाँ जी। आने की सब लोग आने की सेवा का अवसर दें। पूरी नीरज सिंह नाम है हमारा। अयोध्या से खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में कर प्रणाली को सरल और जनहित बनाने के लिए उठाए गए GST 2.0 सुधारों की जानकारी जनपद प्रभारी एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या में आयोजित प्रेस
कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्र व राज्य के विभिन्न करों को समाप्त कर एक सामान्य टैक्स व्यवस्था लागू की है, जिससे व्यापारियों और आम जनता को राहत मिली है। अब अधिकांश वस्तुएं सिर्फ 5% टैक्स लगाया जा रहा है। साथ ही 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर इनकम टैक्स समाप्त कर दिया गया, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि रेडीमेड कपड़ों, जूतों, चप्पलों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं, होटल, रेस्टोरेंट सेवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों पर भी टैक्स में कटौती की गई है। किसानों को भी ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सभी बदलाव आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कदम है। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हर वर्ग का जीवन आसान होगा। ये तो आप कर रहे हैं, अभी तक आप चलाएंगे तो जागरूक होंगे। अच्छा, और जिस तरह देखा जाए किसानों को खाद, बीज और उत्पादन के लिए क्या, देखिए फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। एमआरपी भारत सरकार से तय होकर के आती है। भारत सरकार ने उसके अपने मार्जिन तय कर रखे हैं कि कितना कंपनी का होगा, कितना विक्रेता का, कितना रिटेलर का होगा, और इसमें से अधिकांश मटेरियल विदेशों से आयात होता है। जी, डीएपी, एनपीके का सारा मटेरियल और यूरिया का भी गैस वो विदेशों से आयात होता है। तो इसलिए भारत सरकार वहीं पर। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज खीर गली में सेक्स रैकेट का खुलासा होने के बाद मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फतेहगंज चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर लंबे समय से चकला घर संचालित हो रहा है और पुलिस की मिलीभगत से यह धंधा फल फूल रहा था। इस मामले में खुलासे के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल गर्म है। अब सबकी नजरें प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या सांसद की मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा या फिर दोषियों पर कार्रवाई होगी या नहीं। और चकला घर आश्चर्य की बात है, ये चकला घर के दक्षिण तरफ मुश्किल से 500 मीटर पर फतेहगंज पुलिस चौकी है। वहां से दिखाई पड़ता है कई बार चकला घर में आने वाले लोगों से झड़पें हुई है, मारपीट हुई है। और चकला घर के बगल में मस्जिद है और मस्जिद के बगल में मंदिर है। मंदिर और मस्जिद में आज तक किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। बहुत दिनों से ये मस्जिद है, बहुत दिनों से मंदिर है। मंदिर और मस्जिद में कभी विवाद नहीं हुआ और उसी से लगा हुआ किसी प्रभावशाली व्यक्ति का ये चकला घर था, जहां से 10-11 लड़कियां पकड़ी गई, चालान हुआ, जेल भेजी गई, 2-4 आदमी भी भेजे गए और इस पर एफआईआर भी दर्ज है। एफआईआर कल मेरे सामने देखा गया, रखा लोगों ने मुझे पढ़ाया है। तो ये बहुत संवेदनशील है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती को कलंकित करने का ये बड़ा प्रयास था, लेकिन कितना बड़ा ताकतवर आदमी था, किसका संरक्षण था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो इस तरह का कारोबार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर, मंदिर के पास, मस्जिद के पास इस तरह का कारोबार करता था, घिनौना काम करता था, आपत्तिजनक काम करता था, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के तहत उसको किया जाए। और जिस स्थान पर ये काम होता था उसको पूरी तरह से बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त किया जाए और उसके बाद मोहल्ले के लोगों से राय बात करके उस स्थान पर क्या बने, मोहल्ले के लोग जो राय बात करें उसका वहाँ पर निर्माण हो, लेकिन पहले ध्वस्त कराया जाए। और मैं मांग करता हूँ, ये चकला घर लोगों ने कहा काफ़ी दिनों से चल रहा है, पुलिस की जानकारी थी,
पुलिस कई बार लोगों ने दरखास्त दिया, कई बार लिखित दिया, किसी बार जमानत मुलजमानी कहा, लेकिन पुलिस डांट डपट करके समझा देती थी, लोगों को डरवा देती थी। तो जब से चकला घर चल रहा है, हम मांग करते हैं, तब से जितने चौकी इंचार्ज वहाँ आए हैं, जितने पुलिस के कर्मी अब तक वहाँ तैनात हुए, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ तक अगर रिटायर भी हो गए हों, सेवानिवृत्त भी हो गए हों, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शासन से इस बात का प्रस्ताव भेजा जाए कि इसको ध्वस्तीकरण किया जाए और जो चकला चलाता था उसके खिलाफ कड़ी से। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत नेक्स्ट गन जीएसटी रिफॉर्मर्स पर प्रदेशवासियों और व्यापारियों से संवाद किया। इस संवाद में उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने वाला मजबूत आर्थिक कदम है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों में व्यवसायों को सरल और पारदर्शिता प्रणाली प्रदान की, इससे हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। कर्नल राठौर ने इस मौके पर स्वदेशी खरीदे स्वदेशी बेचे का आह्वान करते हुए कहा कि गर्व से कहें कि हम स्वदेशी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और जीएसटी सुधार छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए नई संभावना के द्वार खोल रहे हैं। इस मौके पर कर्नल राठौर ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आशा जताया कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगा। ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। प्रधानमंत्री जी ने जो ये पहल की है वोकल फॉर लोकल, इससे हम बहुत ज्यादा मेरिट मायने। वो भी यही चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छा है, मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है, इसे ले लो। मोदी जी के कहने पे जो स्वदेशी का अभी जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, पूरे वैशाली के अंदर 100% स्वदेशी कर देंगे। ड्रग्स और मैच कहाँ से आता है? पानीपत से। तो 100% मेड इन इंडिया। देश के अंदर एक जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो केवल घर के लिए नहीं खरीदना, बल्कि राष्ट्र को भी मजबूत करने के लिए खरीदना। और हर बार जब दुकान से कोई स्वदेशी सामान हम बाहर जाता है, स्वदेशी सामान हम खरीदते हैं, न जाने कितने घरों में उससे खुशी पहुंचती होगी। स्वदेशी अपनाओ, लोकल अपनाओ, इंडिया को आगे बढ़ाओ। वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया है। पूर्व कमिश्नर बाबा हरदेव सिंह विचार मंच के नेतृत्व में एक महाअभियान को जमीन स्तर पर तेजी से समर्थन मिल रहा है। आज जवाहरीपुर स्थित जिला कार्यालय पर मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बरेली मंडल अध्यक्ष डॉक्टर हरिनंदन सिंह के नेतृत्व में मंच की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध रणनीति तय की गई। बैठक में मंच के अन्य पदाधिकारी मंडल उपाध्यक्ष प्रेम साहू, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष ऋषि नंदन शर्मा, सचिव रवि कश्यप, नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर, ब्लॉक अध्यक्ष वीरपाल कश्यप, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष लता पटेल आदि लोग शामिल रहे। मंचन में प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी बदायूं से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों सौंपी और उनकी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण की मांग की। प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात अतिरिक्त प्रभार एसडीएम से हुई। उन्होंने समस्याओं को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। एविडेंसेस मिले, किस तरह खुलासा हुआ हत्या? 17 तारीख को सुगांव में देवराज की डेड बॉडी उसके खेत में मिली थी और उसको कई जगह चोट थी, सिर पर भी चोट थी। काफ़ी सनसनीखेज हत्या थी क्योंकि कोई भी इसमें साक्षी नहीं था। पुलिस ने काफ़ी इसमें प्रयास किया और इसमें उसका जो पड़ोसी है मृतक का करचिया नाम का, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पुलिस ने जो है वो हसिया और उसके जो खून लगे कपड़े थे वो भी जब्त कर लिए। इसमें घटनाक्रम इस ढंग से निकल के आया है कि करचिया ने 350 रुपये उधार दिए थे मृतक को और वो कई बार मांग चुका था।
सुबह 6:30-7 बजे खेत में वो अगल बगल काम कर रहे थे और उस समय करची ने फिर से जो है वो पैसे मांगे। मृतक देवराज ने देने से मना कर दिया और थोड़ा सा डांटा उसको और लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने पर करचिया ने मृतक के हंसिए से ही उल्टी तरफ से उसके सिर पर वार किया और फिर कई बार करते उसकी हत्या कर दी। इसमें पुलिस को कई अच्छे साक्ष्य मिले हैं। चूँकि ये अगल बगल के रहने वाले थे तो कुछ गांव के लोगों ने बताया कि उस दिन ये देखा भी गया था वहाँ पे 15-20 मीटर दूर। डॉग भी हमारा जो है वो स्मेल लेके उस तरफ गया था करचिया की घर की तरफ। और सबसे बड़ा जो सबूत था कि जो है वो करचिया की उंगली में काफ़ी गहरा चोट थी, तो वो ऐसा लगा था जैसे हंसिए से लगी हो। और गांव में लोगों ने बताया कि उसको बिल्कुल ताज़ा चोट है। फिर जब उससे गहन पूछताछ की गई उसने बहुत सारी चीज़ें झूठ बोली। उसने टेटनस का इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाके लगवाया था, ये भी उसने झूठ बोला। और धीरे धीरे फिर उसने जब गहन पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उसने मात्र 350 रुपये के लिए ये। बिजनौर जिला के नगीना क्षेत्र से खबर है, जहां एसपी अभिषेक झा के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई टीएसआई तेजपाल सिंह ने की, जिसमें हेड कांस्टेबल यशवीर सिंह, पीआरडी बलराज सिंह समेत पूरी टीम सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन पर सख्ती दिखाई। अभियान के दौरान एक स्कूली बस सहित कुल 50 2 और 4 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। विशेष रूप से वाहनों पर जाति और धर्म सूचक शब्द लिखे होने पर भी कार्रवाई की गई। यातायात विभाग ने चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों को सीज भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सुरगांव में हुई एक बुजुर्ग की जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। केवल 350 रुपए की मामूली उधारी के चलते एक शख्स ने अपने ही गांव की बुजुर्ग की हत्या कर दी। मामला 17 सितंबर सुबह का है, जब देवराव आलोनी रोज की तरह खेत पर घास काटने गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी खून से लथपथ लाश खेत में मिली। सिर और सीने पर गहरे जख्म साफ बता रहे थे कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि बेरहमी से की गई हत्या थी। वारदात के बाद थाना बैतूल बाजार की प्रभारी रंजना ध्रुवे, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन और साइबर और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाए गए और पुलिस की जांच की सुई गांव की ही कचरू उर्फ कचरैया बेनाइत पर जाकर टिकी। गिरफ्तारी के बाद कचरू ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि देवराव से उधार दिए गए 350 रुपये वापस ना मिलने और गाली गलौज के चलते उसने गुस्से में आकर खेत में रखे हंसिए से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद कचरू ने खून से सने कपड़े और हथियार नदी किनारे फेंक दिए, लेकिन पुलिस की बारीकी से जांच की गई, जिसकी सारी चालें नाकाम कर दी। आरोपी के निसंदेही पर हथियार और सबूत बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि इस हत्याकांड के खुलासे में डॉग स्क्वाड, साइबर सेल और थाना की टीम अहम भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना हाफिजपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई एवं अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने फर्जी फॉर्म के नाम पर चालू खाते खुलवाकर भोले भाले लोगों को ट्रेंडिंग और गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 9,570 रुपये नकद, 3 मोबाइल फोन, चेकबुक, पासबुक और एक अवैध असलाह बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार यह ठग VPN और पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर देश के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गहन पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। इन 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह की घटनाएं खारिज करते थे और अब तक कितने लोगों को ये अपना शिकार बना दिया? देखिए, साइबर सेल और हाफिजपुर थाना, इन दोनों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और ये सरकार की तरफ से पहल है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नेशनल साइबर क्राइम का एक रिपोर्टिंग पोर्टल होता है जिस पर जांच आती है और उस पर
ये चीज़ों का आकलन करने, इस तरह के टूल्स हैं जिससे पता चलता है कि कौन से अकाउंट्स इस प्रकार की एक्टिविटी में शामिल है ज़्यादा। तो हमारा जो साइबर सेल के जो प्रभारी है, इनके द्वारा जांच की गई थी, जिससे पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स में उसका पार्ट बनते हैं और इनमें से पैसा रूट होकर के जाता है। तो ऐसे 11 अकाउंट्स इन्होंने जो पाए थे, वो अकाउंट्स इन अभियुक्तों के हैं और इसमें एक मुकदमा पहले से जो है थाना जनपद बेंगलोर में लिखा हुआ है कर्नाटका में, और एक मुकदमा यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी के क्रम में जो है ये एक प्रकार के साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का, जो लोगों को ल्योर करके अपने अकाउंट में पैसा डलवाते थे, उनको शेयर की टिप्स भी देते थे और उसके बाद में उनका पैसा अपने अकाउंट में डलवा के यहाँ से उसको चैनलिंग करते थे। तो ऐसे गिरोह का जो है पर्दाफाश हुआ है। इसमें 11 अभी मैटर्स ऐसे हैं जो अभी भी ज़ेरे जांच चल रहे हैं। उन 11 मैटर्स की जांच करने के बाद संभावना इस बात की है कि इनके विरुद्ध और भी कार्रवाई होगी। अभी तक सर कितने लोगों को ये शिकार बना चुका है इस तरीके से? इनसे वार्ता करके, इनसे बात करके जो पूछताछ हुई, इसमें तो लगा कि शायद ये संख्या 50 से भी ऊपर है, लेकिन अभी कम से कम 11 मैटर्स तो बिल्कुल पुख्ता है जिसमें जो है इनके नंबर्स यूज हुए हैं। बाकी की जांच। सर किन राज्यों से इनका संपर्क था? जैसे आपने बताया कि बेंगलोर वगैरह का अंदर, इसमें पहले आए हैं पैसे जो है हरियाणा से भी आया है, राजस्थान से आए हैं, कर्नाटका से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं। तो उसमें केरला, तमिलनाडु, यानी इस प्रकार के लोग जो एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं, ये कई राज्यों से इनका जो है गिरफ्तार हुए थे। सर कितने लोग लगभग इसमें शामिल? देखिए अभी तो ये 3 ही अकाउंट्स हमारी जानकारी में आए। अब इनके जब अकाउंट्स की और छानबीन की जाएगी तो उससे और चीज़ पता चलेगी।